स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लास्की के संपत्ति संबंधी विचारों के विषय में। संपत्ति केवल जीवन निर्वाह का साधन ही नहीं है, बल्कि लंबे समय से ये हमारे सामाजिक संबंधों को, सार्वजनिक जीवन में हमारी भागीदारी को भी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। जहां तक राजनीतिक चिंतन का प्रश्न है, संपत्ति के विषय में विभिन्न विचारकों ने समय समय पर भिन्न भिन्न रूप में अपने विचार दिए हैं। खासतौर से संपत्ति का स्वामित्व कैसा हो, संपत्ति का संरक्षण कैसे हो, संपत्ति का वितरण कैसे किया जाए ताकि एक न्यायपूर्ण सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हो सके और संपत्ति अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर सके हमारे सामाजिक जीवन के निर्माण में। उदारवादी विचारधारा में हम देखते हैं कि संपत्ति की धारणा आर्थिक स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। उदारवादी ये मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार संपत्ति अर्जित करने, उसका संरक्षण करने, उसका उपभोग करने की पूरी आजादी होनी चाहिए और राज्य और समाज के द्वारा इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राचीन यूनान में हम जाते हैं तो देखते हैं कि प्लेटो, जिसे प्रथम राजनीतिक दार्शनिक होने का श्रेय प्राप्त है, वो संपत्ति को शासक वर्ग के कार्य में एक बाधा के रूप में पेश करता है। वो ये मानता है कि संपत्ति एक बुराई है, जिस बुराई के कारण सत्ताधारी विचलित होते हैं और उनके द्वारा शासन कार्य का प्रयोग जनता के हित में, जन कल्याण के लिए नहीं किया जाता। इसलिए इस बुराई को दूर कर प्लेटो ने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की जिसको उसने आदर्श राज्य का नाम दिया, जिसका शासन दार्शनिक राजाओं के द्वारा किया जाएगा। और इन दार्शनिक शासकों का निर्माण कैसे होगा, क्या उनकी खासियत होगी? सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इनके पास अपनी कोई न तो व्यक्तिगत संपत्ति होगी और न ही अपना कोई निजी परिवार होगा, क्योंकि प्लेटो ने ये माना कि संपत्ति व्यक्ति के अंदर लालच, स्वार्थ, मोह माया जैसे दुर्गुणों को जन्म देती है। और जब तक शासक वर्ग खासतौर से इन दुर्गुणों से मुक्त नहीं होगा, तब तक वो निष्काम भाव से, समर्पण के भाव से शासन कार्य में संलग्न नहीं हो सकता। इसलिए प्लेटो ने क्या कहा कि संपत्ति एक बुराई है, खासतौर से शासक के कार्य में एक बाधक तत्व। इस बाधा को दूर करके ही दार्शनिक शासकों का निर्माण किया जा सकता है और इन दार्शनिक शासकों के नेतृत्व में एक आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु की बात जब हम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अपने ही गुरु से अरस्तु इस संबंध में असहमत है। वो संपत्ति को प्लेटो की तरह एक बुराई नहीं मानता, बल्कि मानवीय गुणों का आधार मानता है। उसका क्या विचार है कि ये संपत्ति ही है जिसके कारण, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति में दया का भाव आता है, दान की भावना आती है, उदारता जैसे गुण का विकास होता है।
अगर संपत्ति होगी ही नहीं तो फिर हम दान कैसे कर पाएंगे, दूसरों के प्रति हम दया भावना का प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे। इसलिए संपत्ति एक बुराई नहीं है बल्कि एक अच्छाई है, ऐसा अरस्तु ने माना। लॉक जो इंग्लैंड का दार्शनिक है, उदारवादी विचारक है, उसने संपत्ति के विषय में क्या विचार दिया। सबसे पहले तो उसने माना कि संपत्ति का जन्म कैसे होता है। उसने बताया कि संपत्ति प्राकृतिक वस्तुओं में जब मानवीय श्रम मिला दिया जाता है तो उससे ही संपत्ति का सृजन होता है, और ये संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संरक्षित करने का अधिकार, उपभोग करने का अधिकार व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक अधिकार है। यानी राज्य के बनने से पहले भी ये अधिकार व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार जो श्रम के द्वारा उपजती थी। लॉक आदि उदारवादियों के विचारों के आधार पर आगे चलकर जब पूंजीवादी व्यवस्था विकसित हुई, पूंजीवाद व्यक्तिवाद या उदारवाद का आर्थिक क्षेत्र में प्रकटीकरण है। व्यक्तिवाद स्वतंत्रता पर जोर देता है और पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। और इस व्यवस्था के तहत क्या माना गया कि एक व्यक्ति को असीम संपत्ति अर्जित करने, उसका संरक्षण करने और उपभोग करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, जिसको व्यापक आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में पेश किया गया पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन इस पूंजीवादी व्यवस्था में जिस असीम संपत्ति के अधिकार की घोषणा की गई, उसका विरोध समाजवादी विचारकों के द्वारा किया गया, जिनमें कार्ल मार्क्स का नाम प्रमुख है। मार्क्स ने क्या कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था ने जिस असीम संपत्ति के अधिकार को व्यक्ति को प्रदान किया है, उस अधिकार के कारण हमें ये देखने को मिला है कि जो योग्य लोग हैं उनके द्वारा समाज की अधिक से अधिक संपत्ति पर अधिकार कर लिया गया है, और उस संपत्ति के बल पर वो उन लोगों का शोषण करने की स्थिति में आ गए हैं जो कम क्षमता या कम योग्यता के कारण संपत्ति जिनके पास बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये व्यवस्था उचित नहीं है कि समाज में कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो और कुछ लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी ना हो सके, जिसके कारण वो शोषण का शिकार हो। ऐसे लोगों के द्वारा जिनका शोषण किया जाए, जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है। तो ये व्यवस्था उचित नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है, ये असमान व्यवस्था है, अमानवीय व्यवस्था है। इसलिए इस व्यवस्था को दूर कर, पूंजीवाद को समाप्त कर एक ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना की जानी चाहिए जो संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण के सिद्धांत पर आधारित हो। और मार्क्स ने ये स्पष्ट घोषित किया कि ये व्यवस्था परिवर्तन क्रांति के माध्यम से ही, हिंसक क्रांति के माध्यम से ही संभव है। मार्क्स ने जिस साम्यवादी समाज की कल्पना की, उसमें क्या कहा कि संपत्ति का वितरण किस मंत्र के आधार पर होगा, किस सिद्धांत के आधार पर होगा। वो कहता है योग्यता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक। एक आदर्श साम्यवादी समाज कैसा होगा? जिसमें हर व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर काम तो करेगा, जिसमें जैसी योग्यता होगी उसके अनुसार उसे कार्य दिया जाएगा, लेकिन उसे जो पारिश्रमिक प्राप्त होगा, जो संपत्ति प्राप्त होगी, वो उसकी आवश्यकता के अनुसार होगी, उसके काम के अनुसार नहीं होगी। ये आदर्श व्यवस्था होगी जिस व्यवस्था में कोई किसी दूसरे का शोषण करने की स्थिति में नहीं आ पाएगा, सभी की आवश्यकताएं पूरी होंगी और समाज भी प्रगतिशील बनेगा, क्योंकि कार्य सबकी योग्यता के अनुसार लिया
जाएगा। आज हम जिस नव उदारवादी युग में जी रहे हैं उसमें संपत्ति को लेकर क्या अप्रोच है, क्या दृष्टिकोण है। नव उदारवादी युग में संपत्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये उदारवाद का ही विकसित रूप है, जिसे हम दूसरे शब्दों में बाजार अर्थव्यवस्था का नाम भी देते हैं। तो इस अर्थव्यवस्था में, इस युग में, इस विचारधारा में क्या माना गया कि संपत्ति गरीबी निवारण के लिए बहुत जरूरी है। समाज में जितने भी अन्याय होते हैं, अत्याचार होते हैं, वो सब किस वजह से होते हैं? गरीबी के कारण होते हैं। इसलिए गरीबी का निवारण करके, दुनिया से गरीबी मिटाकर हम बहुत सारी समस्याओं से जनता को मुक्ति दिला सकते हैं। और गरीबी को दूर करने के लिए क्या जरूरी है? संपत्ति का होना जरूरी है। ये संपत्ति कैसे आएगी? हर व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति अर्जित करे, अपने श्रम के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर। ये इस बाजार अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र है कि हर व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा बात पर, कि हर व्यक्ति को बाजार अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए। यानी बाजार में जिस तरह की डिमांड है उसके अनुसार व्यक्ति में कौशल का विकास किया जाए, हुनर का विकास किया जाए, जिसका विक्रय करके वो बाजार से संपत्ति प्राप्त कर सके और उसका उपभोग कर सके। समाजवादी क्या कहते थे कि सारी संपत्ति राज्य अपने नियंत्रण में रख ले और फिर सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरण करे। नव उदारवादी क्या कहते हैं कि संपत्ति चूंकि जरूरी है गरीबी मिटाने के लिए, इस संपत्ति के अर्जन में सबको लगाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग श्रम करें और उस श्रम से जो संपत्ति प्राप्त हो वो सबको समान रूप से वितरित कर दी जाए। नहीं, हर व्यक्ति को इस योग्य बनाया जाए, इस तरह के हुनर का उसमें डेवलपमेंट किया जाए कि वो खुद बाजार का हिस्सा बन सके और बाजार से संपत्ति अपने उस कौशल को बेचकर, कौशल का विक्रय करके प्राप्त कर सके। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में संपत्ति का अर्जन कर सके, उसका उपभोग कर सके। तो ये है नव उदारवादी व्यवस्था में संपत्ति का स्वरूप, संपत्ति के विषय में धारणा। जहां तक लास्की की बात है, लास्की ने भी संपत्ति के ऊपर बहुत ही तार्किक ढंग से, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से विचार किया है। और यहाँ भी उसके विचार समाजवादी विचारों से कहीं प्रभावित हैं, तो कहीं पर उदारवाद का प्रभाव भी उसके चिंतन पर देखने को मिलता है। संपत्ति के विषय में लास्की ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में बहुत व्यापक चर्चा की है। और इस चर्चा के दौरान उसने जो संपत्ति के विषय में जो प्रचलित धारणाएं थी, जो विद्यमान व्यवस्था थी संपत्ति के उपभोग और वितरण की, उस व्यवस्था की बहुत ज्यादा आलोचना कई तर्कों के आधार पर की है। वो संपत्ति की विद्यमान जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट नहीं है, उसमें कई तरह के दोष देखता है, इसलिए वो उन दोषों का निराकरण करने के उपाय भी बताता है। जैसे जो विद्यमान संपत्ति की व्यवस्था है उसमें लास्की ने क्या पाया कि उत्तराधिकार में बहुत ज्यादा संपत्ति लोगों को प्राप्त होती है। एक पिता ने बहुत ज्यादा संपत्ति अर्जित कर ली, उसके बाद ऑटोमेटिकली विरासत में उसके पुत्र को या उसकी संतानों को वो संपत्ति मिल जाती है। लास्की इस उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को अनुचित मानता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि संपत्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाती है
और संपत्ति का स्वामित्व उनको प्राप्त हो जाता है जिन्होंने वो संपत्ति अपने श्रम के आधार पर अर्जित नहीं की है, बल्कि वो संपत्ति उन्हें विरासत में मिल गई है। धनी व्यक्ति की संतान होने के नाते उसे वो संपत्ति उत्तराधिकार में मिल गई है। लास्की ये कहता है कि वर्तमान में जो संपत्ति हमें देखने को मिलती है समाज में, उसका ज्यादातर अंश इस उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति का ही है। लास्की कहता है कि जो संपत्ति दूसरे के श्रम के द्वारा अर्जित की गई है वो अनुचित है। व्यक्ति को सिर्फ अपने श्रम द्वारा अर्जित संपत्ति का ही उपभोग करने का अधिकार मिलना चाहिए। इससे संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा और संपत्ति में जो शोषण का भाव आ जाता है कि संपत्ति के माध्यम से संपत्तिशाली व्यक्ति संपत्ति विहीन लोगों को उनसे अपनी शर्तों पर काम करवाता है, उनका शोषण करता है, वो स्थिति समाप्त हो जाएगी। लास्की क्या कहता है कि वे लोग जिनकी संपत्ति दूसरे मनुष्यों के प्रयत्नों का परिणाम है वो समाज की जोंक है। वो धीरे धीरे समाज को खोखला बना देती है, समाज को चूसती जाती है, उसके रक्त को का पान करने लगती है, समाज बिखरने लगता है। इसलिए ऐसी संपत्ति उचित नहीं है। इसलिए लास्की क्या कहता है कि जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है राज्य उसको अपने नियंत्रण में ले ले, वो विरासत के आधार पर उसे छोड़े नहीं, राज्य उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले। और जो व्यक्ति ने स्वयं अपने परिश्रम से अर्जित की है वो संपत्ति न्यायपूर्ण है, इसलिए उसके उपभोग का अधिकार उसे मिलना चाहिए। और इस दृष्टि से लास्की ये मानता है कि जो संपत्ति डॉक्टर्स के द्वारा अर्जित की जाती है, न्यायाधीशों के द्वारा या बहुत से खोज करने वाले वैज्ञानिक आविष्कारकों के द्वारा संपत्ति अर्जित की जाती है, वो चूंकि उनके अपने श्रम से अर्जित है इसलिए वो संपत्ति न्यायपूर्ण है। वो संपत्ति न्यायपूर्ण नहीं है जो उत्तराधिकार में प्राप्त होती। लास्की के ये विचार बहुत सी लोकतांत्रिक सरकारों के लिए प्रेरक बने और उत्तराधिकार की इस व्यवस्था को काफी हद तक कानून बनाकर दूर करने का प्रयत्न किया गया। आप जानते हैं कि लास्की ब्रिटेन का दार्शनिक है और आज ब्रिटेन में भी जो राज परिवार से जुड़े हुए लोग हैं जिनको संपत्ति न केवल विरासत में मिली है बल्कि उनके खर्च का व्यय संसद के द्वारा भारित किया जाता है, राजकोष पर भारित होता है, संसद उनके व्यय को स्वीकृति प्रदान करती है। आजकल उसका भी विरोध हो रहा है और इस विरोध का परिणाम ये हो रहा है कि राज परिवार के द्वारा, महारानी के द्वारा खुद ये कहा जा रहा है कि उनके जो राजकुमार हैं उनके द्वारा खुद काम किया जाएगा, खुद संपत्ति का अर्जन किया जाएगा। वो राजकोष पर उनका व्यय भारित न करने की प्लानिंग, न करने की योजना चल रही है। भारत में भी हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे राजाओं के प्रीवी पर्स समाप्त किए गए, भूमि सुधार कानून लागू किए गए। उन सब का पर्पस यही था कि उत्तराधिकार के कारण जो संपत्ति का स्वामित्व उदित हुआ है, संपत्ति का केंद्रीकरण हुआ है, जिसके कारण शोषण की स्थितियों को बढ़ावा मिल रहा है, उसको रोका जाए। तो कानून बनाने के प्रयास किए गए, ये लास्की के विचारों का ही प्रतिफल था और इस दृष्टि से उसके विचारों की प्रासंगिकता स्वतंत्रता के बाद तमाम विकासशील देशों के द्वारा जो कानूनी प्रावधान किए गए उनसे सिद्ध होती है। तो इस तरह से लास्की ने उत्तराधिकार से अर्जित संपत्ति को अन्यायपूर्ण माना और उसका विरोध किया। दूसरी वो कहता है कि जो इस समय संपत्ति के संबंध में विचार प्रचलित है कि व्यक्तिगत संपत्ति के अर्जन की छूट होने के कारण ही व्यक्ति को श्रम करने की, कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें ये अपेक्षा होती है कि उस काम के बदले
हमें कोई संपत्ति मिलेगी, कोई पैसा मिलेगा, कोई पारिश्रमिक मिलेगा, तो हम काम करने की तरफ उद्यत होते हैं, प्रेरित होते हैं। इसलिए संपत्ति के अधिकार का अपना महत्व होता है। लास्की इस तर्क को नहीं मानता। लास्की क्या कहता है कि केवल संपत्ति की कामना से ही, संपत्ति प्राप्त करने के लिए ही, पारिश्रमिक की प्राप्ति करने के लिए ही हर व्यक्ति काम नहीं करता। बहुत से लोग समाज में ऐसे भी होते हैं जो यश और सम्मान की प्राप्ति के लिए या लोगों की सेवा की भावना उनके मन में होती है, इसलिए वो श्रम करते हैं, इसलिए वो कार्य करते हैं। आपने तमाम एनजीओज को देखा होगा जो गैर सरकारी संगठन है, उनके द्वारा निस्वार्थ भाव से निशुल्क रूप में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उससे उनको कोई लाभ नहीं होता, बल्कि समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर वो तमाम लोगों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, या रोजगार सृजन का कार्य करते हैं, या लोगों में अवेयरनेस लाने का प्रयास करते हैं। तो यही तर्क देता है लास्की कि बहुत से लोग समाज में ऐसे हैं जो केवल संपत्ति के लिए काम नहीं करते, इसलिए ये कहना कि संपत्ति हमें कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है, ये उचित नहीं है। बहुत से लोग ये भी तर्क देते हैं, जैसा अरस्तु ने भी माना, कि संपत्ति के कारण दया, दान, उदारता जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है। लास्की इस तर्क से भी सहमत नहीं है। वो कहता है कि संपत्ति विहीन लोग भी इन गुणों से परिपूर्ण हो सकते हैं। बहुत से एनजीओज में काम करने वाले लोगों को मैंने सुना है कि कैसे उन्होंने समाज सेवा का कार्य 1 रुपए से शुरू किया। तो सेवा करने के लिए या दया, दान, उदारता जैसे गुणों के विकास के लिए बहुत ज्यादा संपत्ति होना जरूरी नहीं है, वो भावना होनी जरूरी है। तो लास्की कहता है कि संपत्ति विहीन लोग भी ये गुण अपना सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि दानी होने के लिए व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो, उदार बनने के लिए बहुत ज्यादा संपत्ति। तो इस आधार पर वो संपत्ति की विद्यमान व्यवस्था की आलोचना करता है। वो ये भी कहता है कि जो विद्यमान व्यवस्था है, संपत्ति का वितरण वर्तमान व्यवस्था में जिस रूप में किया जाता है, वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अपूर्ण है। कैसे? लास्की ये कहता है कि इस समय संपत्ति की जो व्यवस्था है कि हम कुछ काम करते हैं और बदले में हमें पारिश्रमिक मिलता है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में बहुत सारे लोग आजीविका अर्जित करते हैं। उस व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि लोगों के मन में भविष्य में बेकार हो जाने की चिंता बनी रहती है। आज उनके पास रोजगार है, लेकिन कल की चिंता उन्हें सताती रहती है कि कल अगर उन्हें रोजगार नहीं मिला तो वो जीविका निर्वाह कैसे करेंगे। इसलिए वो जो संपत्ति भी उनके पास आती है उसको संचित करने के प्रयास में लग जाते हैं, भविष्य की चिंता के कारण। और संचित करने के प्रयास में इतना ज्यादा संलग्न हो जाते हैं कि वर्तमान में अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जो संपत्ति खर्च करनी है उन्हें, वो भी खर्च नहीं कर पाते, और इससे उनके समस्त गुणों का विकास भी नहीं हो पाता। वो दानी भावना रखते हुए भी दान कार्य में अपने आप को संलग्न नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें चिंता सताती है कि पता नहीं कल हमारा भविष्य क्या होगा। जैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विद्यमान व्यवस्था चल रही है, जो कोविड-19 की महामारी अचानक आ गई और अचानक बहुत सारे मजदूर बेकार हो गए। कल तक जिनके हाथों में खाने कमाने का साधन था, अचानक लॉकडाउन होने से वो सब आजीविका से वंचित हो गए। तो लास्की ऐसे ही परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहता है कि ये परिस्थितियां किस वजह से उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि जो संपत्ति की विद्यमान व्यवस्था है उसकी वजह से ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। बेकारी का डर सताता है,
बेरोजगारी का डर सताता है, भूखमरी का डर सताता है, आजीविका विहीन होने का भय सताता है, सामाजिक प्रतिष्ठा चले जाने का भय सताता है। इसलिए ये व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। संपत्ति के वितरण की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर व्यक्ति के जीवन में कोई इमरजेंसी आती भी है तो उस इमरजेंसी को वो मीट कर सके, उस इमरजेंसी में, उस आपातकाल में भी उसका जो सामान्य जीवन है वो सुरक्षित रह सके, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, मानसिक रूप से कम वो निश्चिंत रहते हुए अपने समग्र गुणों का विकास कर सके। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी संपत्ति की विद्यमान व्यवस्था अपूर्ण है, ऐसा लास्की मानता है, और इसलिए वो संपत्ति की प्रचलित व्यवस्था का विरोध करता है। नैतिक दृष्टि से भी विद्यमान व्यवस्था अपूर्ण है लास्की की दृष्टि में, क्योंकि इस व्यवस्था में उन लोगों के हाथों में अधिकार और साधन प्राप्त हो जाते हैं जिनके पास संपत्ति है। आप देखते हैं कि लोकतंत्र में भी चुनाव वही लोग ज्यादातर लड़ते हैं जिनके पास संपत्ति होती है ना, और ये संपत्ति ज्यादातर उन्हें विरासत में मिली होती है, जिन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं किया होता है। संपत्ति को लेकर, राजनेताओं की संपत्ति को लेकर, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों की संपत्ति को लेकर नाना घोटाले प्रकाश में आते रहते हैं, आप जानते हैं इन सबको। तो लास्की ये कहता है कि जो संपत्ति विरासत में प्राप्त हुई है और जिस संपत्ति के बल पर कुछ लोग अधिकार और साधन प्राप्त कर लेते हैं, शासन सत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, और उस संपत्ति के बल पर ही समाज के एक बड़े वर्ग को अपने अधीन बनाने का प्रयास करते हैं, और वो अधीन वर्ग संपत्ति विहीन होने के कारण उनकी अधीनता को मानने के लिए बाध्य हो जाता है। तो ये व्यवस्था नैतिक दृष्टि से उचित नहीं कही जा सकती कि कोई किसी पर इसलिए शासन कर पाए क्योंकि वो संपत्तिवान है, और वो भी संपत्ति उसे विरासत में मिली है। उस संपत्ति का हवाला देते हुए दूसरों के जीवन पर, दूसरों के कार्य पर नियंत्रण स्थापित कर ले, ये नैतिक दृष्टि से उचित व्यवस्था नहीं है, ये मानवोचित व्यवस्था नहीं है। तो संपत्ति का ये वितरण जो वर्तमान में हमें देखने को मिलता है, पूंजीवादी व्यवस्था में देखने को मिलता है, वो नैतिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। और साथ ही ऐसी व्यवस्था में ये भी देखने को मिलता है कि जो लोग उत्पादन कार्य में संलग्न हैं, जो मजदूर कार्य कर रहे होते हैं विभिन्न मिल्स में, या जो मजदूर सड़कों को बनाते हैं, बिल्डिंग्स को बनाते हैं, जो मजदूर सफाई करते हैं, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी भी उन्हें नहीं दी जाती। आप आए दिन सुनते हैं कि मजदूर सीवर की सफाई करते समय जहरीली गैस से वहीं मर गए। तो जो असली काम कर रहा है, मोर्चे पर जाकर काम कर रहा है, उसके स्वास्थ्य की, उसकी सुरक्षा की तो कोई गारंटी नहीं है, और वो लोग शासक बने बैठे हैं जिनके पास संपत्ति है, वो संपत्ति जो उन्होंने विरासत में प्राप्त की है। तो ये व्यवस्था नैतिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। ऐसी संपत्ति की व्यवस्था का लास्की के द्वारा विरोध किया गया है। फिर लास्की क्या कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति की जो वर्तमान व्यवस्था है कि हर व्यक्ति को बेतहाशा संपत्ति अर्जित करने और उसका उपभोग करने का अधिकार दिया जाए, जैसा कि पूंजीवादी व्यवस्था में कहा गया, तो इस व्यवस्था के कारण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था दोषपूर्ण हो जाती है, दूषित हो जाती है। कैसे दूषित हो जाती है कि व्यक्ति बिना इस बात पर विचार किए कि उसके काम का सामाजिक दृष्टि से महत्व है या नहीं है, सिर्फ उन कामों को करने में लग जाता है जिन कामों को करने से वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्जित कर सकता है।
वो इस बात पर विचार नहीं करता कि समाज की जरूरत क्या है, समाज के लिए ये कार्य उपयोगी है या नहीं है, बल्कि वो अपना पैसा, अपनी पूंजी वहां लगाता है जहां से उसे ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना बनती है। इसलिए लास्की ये कहता है कि विद्यमान व्यवस्था में समाज की वास्तविक जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता और ऐसे कार्यों पर व्यय किया जाता है जो समाज के लिए अनुपयोगी होते हैं और जिनके कारण प्राकृतिक साधनों पर दबाव पड़ता है। क्या कहता है लास्की कि जब आवश्यकता मकानों की होती है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, फिर भी जिसके पास पूंजी है वो क्या करता है, सिनेमा घर खड़ा करता है, क्योंकि वहां से उसे प्रॉफिट होगा। धन का व्यय युद्ध पोतों के निर्माण पर किया जाता है। राष्ट्र अपनी संप्रभुता को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए और कई बार अपने अभिमान की रक्षा के लिए युद्ध पोतों के निर्माण पर व्यय करते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, एटम बम का निर्माण होता है, अनेक गलत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनका गलत ढंग से वितरण कर दिया जाता है। प्राकृतिक साधनों को मिलावट के द्वारा केवल इसलिए दूषित कर दिया जाता है कि उनसे व्यक्तिगत लाभ प्राप्त हो सके। आप देख रहे हैं कि कैसे जो खाने पीने की चीजें हैं, जो सब्जी है, जो अनाज है, उसमें भी कितना ज्यादा कीटाणुनाशक, कितना ज्यादा खाद का प्रयोग किया जा रहा है, केमिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जा रहा है। जो फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल्स जमीन के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है और साथ ही उन केमिकल्स से उपजी सब्जियां या जो अन्न हम लोग खाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। लेकिन फिर भी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा तो ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा उस उत्पादन को बेचकर, उन फसलों को बेचकर। मैं ये नहीं कह रही कि ये काम किसान ही करते होंगे, जो बीच में बहुत सारे बिचौलिए विकसित हुए हैं, जो कृषि को व्यापार की तर्ज पर ले जा रहे हैं, वो भी अनहेल्दी व्यापार, उनके द्वारा ये काम किया जाता है। लास्की इसी की तरफ इंगित कर रहा है कि ये संपत्ति की विद्यमान व्यवस्था के कारण ही ऐसा है कि जब हम संपत्ति को बहुत ज्यादा महत्व देंगे, समाज में प्रदर्शन को, दिखावे को बहुत ज्यादा महत्व देंगे, संपत्ति हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनेगी, तो उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हम येन केन प्रकारेण हर तरह के साधन अपनाएंगे, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, वो किसी भी तरह से हमारे लाभ में वृद्धि कर सके, हमारा फोकस इस बात पर होगा। तो व्यापार भी कैसा हो गया है, संपत्ति की विद्यमान व्यवस्था के तहत नैतिकता विहीन हो गया है, जो समाज की जरूरतों का, लोगों के जीवन का ध्यान नहीं रखता। ये संपत्ति की विद्यमान व्यवस्था के कारण है, जिसके कारण ही समाज व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था भी दोषपूर्ण बन रही है। फिर लास्की समाधान बताता है कि इसका समाधान क्या है, कैसे ये व्यवस्था सुधारी जा सकती है, कैसे इसे दूर किया जा सकता है, संपत्ति को न्यायपूर्ण ढंग से कैसे उसका वितरण किया जा सकता है, कैसे उसका उपभोग किया जा सकता है। इसके लिए लास्की सजेस्ट करता है एक समाजवादी के रूप में कि इसके लिए जरूरी है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण हो, यानी राज्य का नियंत्रण। समाजवादी भी यही मानते हैं कि संपत्ति पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, यानी जो शोषण चल रहा है व्यक्तिगत संपत्ति के कारण, जो इस तरह की अनैतिकता चल रही है, व्यापारिक अनैतिकता चल रही है, संपत्ति को ज्यादा महत्व देने के कारण, उसको समाप्त तभी किया जा सकता है जब राज्य पूरे समाज की संपत्ति को अपने अधीन ले ले और फिर विवेक के अनुसार, न्यायपूर्ण तरीके से उसका समाज की जरूरतों के अनुसार
वितरण करे, सही हाथों में वितरण करे। लास्की क्या कहता है कि या तो संपत्ति राज्य के अधीन हो या संपत्ति राज्य पर हावी हो जाएगी, या तो राज्य संपत्ति को अपने अधीन ले ले और नहीं तो संपत्ति क्या करेगी, राज्य को अपने कब्जे में ले लेगी, यानी राज्य व्यवस्था को दूषित कर देगी। तो उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा, तभी न्यायपूर्ण सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो सकेगी, संपत्ति का न्यायपूर्ण ढंग से वितरण हो सकेगा। लेकिन उत्पादन के साधनों का सामाजिक नियंत्रण का पक्षधर होते हुए भी लास्की ने क्या कहा कि उपभोग की स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जो संपत्ति उसके पास है, जो न्यायिक तरीके से अर्जित संपत्ति है उसके पास, जो उसके श्रम द्वारा अर्जित संपत्ति है, उसके उपभोग की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। यहाँ पर लास्की उदारवादी बन जाता है जब वो उपभोग की स्वतंत्रता की बात करता है, और वो ये स्पष्ट करता है कि सामाजिक नियंत्रण, संपत्ति के सामाजिक नियंत्रण का निष्कर्ष ये है कि उद्योगों से जो धन अर्जित किया जाए उस धन का लाभ समाज को पहुंचे, न कि उस व्यवसायी को व्यक्तिगत लाभ की प्राप्ति। और इसके लिए ये जरूरी है कि व्यवसाय को एक ऐसे पेशे का रूप दिया जाए ताकि कुछ निश्चित योग्यता रखने वाले व्यक्ति ही इसमें प्रवेश कर सकें और इस क्षेत्र में भी अवसर की जो असमानता हमें देखने को मिलती है वो दूर की जा सके, यानी सभी को व्यापार करने की स्वतंत्रता भी मिल सके। आप देख रहे हैं कि मार्क्स के विचारों से लास्की के विचार साम्यता रखते हैं कि कार्य तो व्यक्ति योग्यता के अनुसार करे, ठीक है, जिनके पास योग्यता है वो व्यवसाय करें, लेकिन उस व्यवसाय से जो संपत्ति हासिल हो रही है, जो लाभ हासिल हो रहा है, उस लाभ को व्यवसायी अकेले ना ले ले बल्कि समाज के हित में उसका प्रयोग करे। गांधी ने भी जो न्यास संबंधी विचार दिया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, वो भी लास्की के इस विचार से ही साम्यता रखता है, जिसमें गांधी ने भी क्या कहा था कि उद्योगपतियों की जो संपत्ति है उसका प्रयोग समाज हित में किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा उद्योगपतियों को विश्वास में लेकर करना चाहिए, उनका हृदय परिवर्तन करके करना चाहिए, ताकि वो समझें कि उनकी संपत्ति समाज की धरोहर है, इसलिए समाज के हित में उनका प्रयोग किया जाना। लास्की ये कहता है कि जो न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना होगी, जिसमें संपत्ति का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से किया जा सकेगा, न्यायपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना लोकतांत्रिक तरीके से ही संभव है। यानी लास्की मार्क्स के इस विचार से सहमत होते हुए भी कि एक समतापूर्ण समाज की स्थापना होनी चाहिए, संपत्ति का न्यायपूर्ण ढंग से वितरण होना चाहिए, वो मार्क्स की इस बात से सहमत नहीं है कि ऐसा सिर्फ हिंसक क्रांति के माध्यम से हो सकता है। लास्की क्या कहता है कि समाज में समानता लाने का कार्य संवैधानिक साधनों के आधार पर ही किया जाना चाहिए, किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, हिंसक साधनों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। वो क्या कहता है कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि धीमी गति से किया गया कार्य अधिक लाभदायक होगा। आप जानते हैं कि लोकतंत्र में परिवर्तन का कार्य कानून के माध्यम से किया जाता है और कानून बनाने की प्रक्रिया और उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया समय साध्य होती है। इसलिए लास्की ये कहता है कि धीमी गति से कार्य जो होता है लोकतंत्र में, वो कई बार अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। क्रांतिकारी तरीकों से हम तुरंत परिवर्तन प्राप्त कर लेते हैं, तुरंत परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं होता। इसी बात को लक्षित करते हुए लास्की ने क्या कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से
परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। यानी वो लोकतांत्रिक समाजवादी के रूप में हमारे सामने आता है, वो मार्क्सवादी समाजवादी नहीं। हालांकि वो अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मार्क्सवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। तो इस तरह से संपत्ति के विषय में विशेष रूप से उसने व्यापक चर्चा अपने विभिन्न ग्रंथों में की है, जिस चर्चा पर समाजवादी चिंतन का प्रभाव तो है ही, उदारवादी चिंतन का भी प्रभाव है। उन दोनों को समायोजित करके उसने एक न्यायपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के निमित्त संपत्ति के वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन की सिफारिश की है। अब जब लास्की के मूल्यांकन की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रशंसक और आलोचक दोनों अपने अपने ढंग से लास्की का मूल्यांकन करते हैं। एक तरफ लास्की की जीवनी के लेखक हैं किंग्सले मार्टिन, जिन्होंने उसकी तुलना मॉन्टेस्क्यू और टॉकविले जैसे दार्शनिकों के साथ की है। उन्हीं के समान उसने उसे एक विद्वान, विलक्षण, प्रतिभाशाली राजनीतिक विचारक माना है। तो दूसरी तरफ हर्बर्ट डीन, जो एक प्रमुख आलोचक है लास्की के विचारों के, वो क्या कहते हैं कि एक राजनीतिक विचारक या विद्वान के रूप में लास्की ने कभी भी वैसा यश और कीर्ति प्राप्त नहीं की जैसी उससे आशा की जा रही थी। खासतौर से 1930 के दशक के बाद वो एक गंभीर विचारक के स्थान पर कुछ विशेष सिद्धांतों का प्रचारक बन गया। तो डीन क्या मानते हैं कि उसके विचारों में गंभीरता नहीं है, तटस्थता नहीं है, जिसकी वजह से उसे प्रथम कोटि के विचारकों में स्थान नहीं दिया जा सकता। लेकिन डीन के इन विचारों से सहमत होना मुश्किल है, क्योंकि जितनी तार्किकता और सूक्ष्मता के साथ लास्की ने अपने बहुलवादी विचार रखे, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और संपत्ति के विषय में अपने विचार दिए, वो निसंदेह उसको 20वीं शताब्दी का एक महान राजनीतिक विचारक बनाते।